दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है जिसके ऊपर मैंने सोचा कि बात करनी चाहिए। हर तरफ चारों तरफ ये बात हो रही है और आज हमारी जो जुडिशरी है, जो हमारे उसका तीसरा स्तंभ है, बहुत ज़रूरी स्तंभ है, उसके बारे में कई बातचीत हो रही हैं। तो मैंने सोचा आज इसके बारे में मैं भी कुछ बातें करूं। और मेरे मन में सवाल ये उठा कि क्या किसी जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है और इससे रिलेटेड क्या प्रोसीजर्स हैं। तो उसी पे फोकस करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और आज ये बड़ा विवाद का विषय है आज के संदर्भ में, जबकि एक ऐसी घटना हुई और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और सारे लोग लगे हुए हैं। क्या परिणाम होगा ये तो कुछ दिनों में पता पड़ेगा, पर कुछ बातें ज़रूरी हैं जिनको मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जजिस को अगर वो जुडिशियल अपना जजमेंट जो है दे रहे हैं, जुडिशियल कुछ उन्होंने काम किया है और गुड फेथ में किया है, तो उनको जो सेक्शन 70 होता था 77 आईपीसी, और अब बीएनएस में वो 15 बीएनएस है, 15 बीएनएस, उसमें है कि अगर वो जुडिशियली एक्टिंग कर रहे हैं गुड फेथ में तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये प्रोविज़न आईपीसी यानी कि भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 15 है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें और स्पष्ट रूप से कहें, मैं कहता हूं कि किसी भी जज के खिलाफ, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती जब तक कि सीजेआई को कंसल्ट करके सीजेआई इस बात की रिकमेंडेशन नहीं देता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात की जो है रिकमेंडेशन नहीं देता है, उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। ये बेसिक है। और ये कहाँ पे है? ये कोई संविधान में या कहीं और लॉ में नहीं है। ये एक जजमेंट आया था 1991 में सुप्रीम कोर्ट का, के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बड़ा मशहूर जजमेंट है। उसमें ये बात कही गई और उन्होंने ये कहा कि अगर प्राइमा फेसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये देखते हैं तो वो एडवाइस कर सकते हैं कि भाई ये मामला है, तो वो एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि वो पुलिस को अलाउ कर दे एफआईआर दर्ज करने के लिए। यहाँ मैं स्पष्ट करूँ, कुछ क्राइम किया या होना या दिखा, उसको देखते ही जो लोगों को ये होता है कि भाई फट से एफआईआर दर्ज हो जाती है। जजेस के खिलाफ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई भी इस तरह की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। और सवाल ये उठता है कि भाई कब एफआईआर दर्ज हुई, कब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन तो एफआईआर के बाद ही शुरू होती है। तो तब तक क्या चीज़ें ऐसे ही रहेंगी? जो मौका वारदात है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। अगर मान लिया 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मंजूरी एफआईआर की मिल भी जाए, जब तक तो सारे जो कीमती सबूत हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है जो किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जहन में आएगा। हाँ, इन हाउस प्रोसीजर है और ये इन हाउस प्रोसीजर भी जो ये जजमेंट था और ये 1991 का, इसके बाद की बात है।
कि भाई उसमें एक चीज़ पहले डिसाइड हुई थी। इस जो मैंने अभी जजमेंट आपको बताया वीरा स्वामी वाला, इसमें ये हुआ, पहला सवाल पूछा गया जो इसका जवाब दिया कि क्या जज पब्लिक सर्वेंट है। तो इस जजमेंट में ये क्लियर किया गया कि एक जज पब्लिक सर्वेंट है। इसलिए जब वो पब्लिक सर्वेंट है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, परंतु राइडर है कि उस पर रिकमेंडेशन होनी चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो ही होगा। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। और उसमें प्रेसिडेंट को इस तरह की कंसेंट के लिए कि वो परमिशन दे दे, उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसमें वीरा स्वामी जजमेंट में माना गया। इसमें दोस्तों ज़रूरी है कि रिकमेंडेशन होनी चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, प्रेसिडेंट नहीं कर सकता ऑन इट्स ओन। जो आर्टिकल है हमारे देश के संविधान का 124 और उसकी धारा 4 और 5 में अपॉइंटमेंट का और रिमूवल का प्रोसीजर दिया हुआ है कि कौन जज को, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकता है। और वो इस तरह का है कि अभी तक तो कोई इतने इतिहास में कोई जज उससे हटाया नहीं गया है। और वो है कि भैया पहले वो कहेंगे उसको कि साहब प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है उसको पार्लियामेंट में करेंगे और पार्लियामेंट में 2/3 की मेजोरिटी से अगर वो पास होता है तो ही जज को हटाया जा सकता है। इसको इम्पीचमेंट कहते हैं। अभी तक तो भारत देश की हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं। अब एक केस था रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस एएम भट्टाचार्य जी 1995 में। इसमें इन हाउस इंक्वायरी का प्रोसीजर इस जजमेंट में आया। यहाँ प्रोसीजर उस तरह से नहीं है कि भाई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो आपने दे दी तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से वो लिखा गया है कि कौन सी चीज़ कैसे करेगी, क्या कैसे साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे, कैसे इंक्वायरी होगी, कैसे बयान होंगे, वो कुछ नहीं है। उसमें लिखा इन हाउस इंक्वायरी, यानी कि इन हाउस होगा अंदर अंदर सब कुछ। और 2015 में इसके स्टेप्स भी आए। जो एक केस था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश का 2015 का, और उसके दोस्तों में इंटरनल इंक्वायरी के जो प्रोसीजर है उसके स्टेप्स आपको इसमें बताऊंगा। जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, वो कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी करेंगे, कोई ऐसा मैटर उनके संज्ञान में आता है या लाया जाता है। और जो जज जिसके खिलाफ है उसका जवाब लेंगे इस कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी में कि भाई आपका इसमें क्या मत है। और यदि ये पाएं कि हाँ भाई इसमें तो जो प्राइमा फेसी बात तो सही हो रही है, ये कुछ हुआ तो है, सही हुआ है, तो भी वो अपनी जो रिकमेंडेशन है उसमें बिल्कुल स्पेसिफिक वर्ड है कि भाई डीपर प्रोब की जाए और गहरी जांच इस मामले में की जाए, ये रिकमेंडेशन करके और भेज देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, अगर ये सब कुछ साबित हो जाए। और उस पे जो है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं
वो क्या इंक्वायरी करेंगे? एक तो ये मैं आपको बता दूं कि वो कमेंट लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, आपके जो हाई कोर्ट के हैं, कि आपकी क्या इस पर राय है। वो जो कंसर्न जज है उसके भी कमेंट लेंगे कि आपने इस बारे में क्या कहना है। ये इंक्वायरी के बाद की बात है, जब उन्होंने कहा कि डीपर प्रोब होनी चाहिए। और इसमें एक जो चीज़ खास है, जब तक ये सब प्रोसीजर हो रहा है तो कोई भी इंक्वायरी, कोई भी ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। वो सब ऐसे रहेंगी, कुछ नहीं होगा। अगर उन्होंने देखने के बाद और सीजेआई को लगता है कि नहीं भाई इसमें तो इंक्वायरी होनी चाहिए, तो फिर 3 जजेस की एक कमेटी बनेगी। और जो 3 जजेस की कमेटी बनेगी उसमें 2 चीफ जस्टिस होने चाहिए, किसी और दूसरे हाई कोर्ट की, उस हाई कोर्ट के नहीं जहाँ का उस जज है उसके खिलाफ है, उसके अलावा, और एक हाई कोर्ट का जज। 3 मेंबर की ये कमेटी होगी और उस कमेटी को अधिकार होगा कि वो किस तरह से इंक्वायरी करेगी। ये अपनी इंक्वायरी का वो खुद तय करे कि क्या उसका सिस्टम होगा, क्या कुछ होगा, वो ये जो एक कमेटी है ये खुद डिसाइड करे। पर उसको एक बात ध्यान में रखना चाहिए जो इसमें कहा गया कि भाई जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसका ख्याल रखा जाए। प्रोसीजर यहाँ भी कुछ नहीं है, उसको अपने आप तय करना है। तो जब कमेटी जो है ये सब कुछ करके अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस को देती है और उस रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि हाँ भाई गड़बड़ हुई है, तो जो पहला स्टेप किया जाएगा, दोस्तों सुनो, बहुत मज़े की बात है, उस जज से कहा जाएगा कि तू अपना इस्तीफा दे दे। अगर इस्तीफा दे दे बात खत्म, और यदि इस्तीफा ना दे तो अड़ जाए तो फिर जो है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के सामने पुटअप की जाएगी कि भैया इम्पीचमेंट करो इस जज का। जब जाके कितना समय लगेगा, कितना ये होगा, जब जाके इम्पीचमेंट होगा। इम्पीचमेंट में क्या चाहिए? 2/3 पार्लियामेंट का बहुमत। इतना तो प्राइम मिनिस्टर को हटाने में भी नहीं चाहिए। यह हाल होता है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो हमारी आरटीआई है वो इन पे लागू नहीं है, जो लोकपाल वो लागू नहीं है, और जो हर एक पब्लिक सर्वेंट को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है हर साल, जिसको प्रॉपर्टी रिटर्न कहते हैं, उसकी कोई बंदिश नहीं है, कोई दे या ना दे। ये सब है। सवाल यहाँ पे बेसिक उठता है कि आप प्रोटेक्शन करते करते कितने लोग इस प्रोसीजर का जो प्रोटेक्शन है जजेस के लिए उसका नाजायज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि उनको कोई छू नहीं सकता, और उसका फ़ायदा उठा के आराम से सेफ हेवन में रह रहे हैं। क्या एक आम जजमेंट में भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई जजमेंट होता है तो आमतौर पे एक बात माननीय कोर्ट कहते हैं कि भाई इनके खिलाफ तो सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर कानून का जानने वाला ही करेगा तो उसको तो ज़्यादा सख्ताई से डील करना चाहिए। तो क्या ये बात इनके लिए सही नहीं है? ये तो कानून के सब कुछ जानने वाले हैं, इतना तो कोई भी नहीं जानता है, और फिर कोई इस तरह का एक्ट करे तो क्या इनके खिलाफ एक्शन सख्ताई से नहीं होना चाहिए? और ये सारे प्रोसीजर में जितना डिले होती है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन का जिसको ज़रा भी एक्सपोजर है
वो बता सकता है कि इतने समय में तो सारे सबूत नष्ट हो जाते। वो केस भी इतना वीक होगा कि मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसे केस में कभी प्रूव हो सके, सबूत इतने जुट सके। जो प्लेस ऑफ अकरेंस होता है, जहाँ पे जो क्राइम होना बताया जाता है, उसकी प्रोटेक्शन सबसे ज़रूरी है। तुरंत सूचना मिलने के साथ ही उसको प्रोटेक्ट करना जरूर है, उसको सुरक्षित करना जरूरी है। अब जो इंक्वायरी है जो कर रही है कि इसने किया कि नहीं किया, उस कमेटी को इन्वेस्टिगेशन का कितना एक्सपीरियंस है? क्या नहीं लगता कि ऐसी इंक्वायरी जो कमेटी है उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन साइड से भी कोई आदमी हो, कोई अफसर हो जो अच्छी तफ्तीश जानता हो? अब ये भी नहीं है, वो उसका मेंबर नहीं। अब अगर चाहे तो वो किसी की हेल्प ले ले, ना लें तो ना लें। हेल्प लें तो कोई ज़रूरी नहीं है उसकी वो बात मानी जाए। दोस्तों, क्या नहीं लगता कि एक प्रोसीजर होना चाहिए, पूरा वेल डिफाइंड प्रोसीजर होना चाहिए कि किस तरह से, कैसे इस तरह के केसेस में जजेस के खिलाफ इंक्वायरी हो, प्रोसीजर हो, क्या कुछ हो, इसका वेल डिफाइंड हो। जैसे एक दूसरे पब्लिक सर्वेंट के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल का है, एक दूसरे पॉलिटिशियन के लिए है, चाहे वो किसी भी लेवल का है, तो इसमें भी तो वेल डिफाइंड एक प्रोसीजर, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये करे, सबको पता हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की हम गुहार देते हैं। और ये किसी से बात छुपी नहीं है कि आज तक इम्पीचमेंट से कितने जजेस हटे हैं। आप ढूंढेंगे तो आपको शायद कोई एक भी नहीं मिलेगा। तो जब ये हाल हो तो फिर समझने की आवश्यकता है कि कोई प्रोसीजर हो इनके लिए भी। ये जो आजकल चल रहा है ना, एडहोकिज्म, ये चलेगा नहीं। आज जनता जागरूक है, कब तक ये चलता रहेगा? ऐसा महाकमी है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। जनता में विश्वास हो, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बातें तो इस संदर्भ में और भी बहुत करनी है लोगों के दिमाग में, और इसमें बहुत बात है कि सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए, और जो इस तरह की शिकायतें आ रही हैं उनका एक प्रोसीजर हो। आज एक एफआईआर दर्ज होती है तो उसका डिस्पोजल जो है वो कोर्ट के द्वारा होता है, बताया जाता है। परंतु आप एक अगर कंप्लेंट किसी जज को भेजें, किसी कोर्ट को भेजें, ज़रूरी नहीं है उस पर कुछ एक्शन हो जाए, क्योंकि प्रोसीजर तो हो कम से कम। आज इसी दुख के साथ भरे मन से मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। परमात्मा करे इस भारत में कोई सिस्टम हो।